अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कुछ आम खबरें और अपडेट्स लेकर इस व्लॉग में आपके सामने हाजिर है जनाब। खबरें इंपॉर्टेंट हैं जी। आज पीटीआई के लीडर्स की शामत आ चुकी है, क्योंकि पीटीआई के सोशल मीडिया पर बहुत लोग ये आवाज़ उठा रहे हैं, तनकीद कर रहे हैं कि आखिर पार्टी की लीडरशिप कहाँ है। जबकि इमरान खान साहब को कैद तन्हाई में इतने दिन हो चुके हैं, इसके बावजूद भी मौसर कोई जवाबी रद्द-ए-अमल नहीं दिया जा रहा। इसके ऊपर बात करते हैं। इसके अलावा आज अंसार अब्बासी साहब ने एक खबर दी है फिर से अली अमीन गंडापुर साहब से मुतालिक, और उन्होंने बताया है कि जी उन्होंने ऑन रिकॉर्ड ये कहा है कि जो सुहेल आफरीदी बात कर रहे हैं उसकी तरदीद मौजूद है, यानी कि रिकॉर्ड पर मौजूद है, रिटन रिकॉर्ड पर मौजूद है कि क्या क्या शवाहिद मौजूद हैं अफ़गानिस्तान के पाकिस्तान में दरअंदाजी के। इसके ऊपर भी बात होगी। फिर एक अहम मंसूबा जिसका बहुत ढोल पीटा गया वो अब ठेके पे दे दिया गया है पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से। और फिर साथ में अरशद शरीफ कत्ल केस की आज हियरिंग भी थी। तो काफ़ी कुछ है इस व्लॉग में। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। तो जैसे मैंने कहा कि सबसे पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बात करेंगे, जो कि इस वक्त बहुत गम और गुस्से का शिकार है, ख़ास तौर पर उनका सोशल मीडिया। और वजह उनकी ये है कि वो समझते हैं कि पार्टी लीडरशिप जो है वो इस वक्त भरपूर आवाज़ नहीं उठा रही। वैसे उनकी बात काफ़ी हद तक दुरुस्त भी है। इमरान खान साहब की कैद तन्हाई को न्यू नॉर्मल बना दिया गया है। उनकी कोई मुलाकातें नहीं हो रही, ना फैमिली से, ना ही लॉयर्स से, ना ही उनके केसेस लग रहे हैं। लेकिन इन तीनों मामलात के ऊपर बिल्कुल पार्टी की सतह पर कोई ना तो मीटिंग हो रही है, ना कोई लाहे-अमल बनाया जा रहा है, और ना ही किसी भी तरह कोई ऐसा हलचल या कोई शोर शराबा हो रहा है कि जिससे ये पता लगे कि पार्टी इस हवाले से कोई फ़िक्रमंद है। सोशल मीडिया इस पे आवाज़ उठाता है, या फिर इमरान खान की बहनें हर मंगल को जब अडयाला पहुंचती हैं तो वो अपनी तरफ से कुछ रेजिस्टेंस दिखाती हैं। लेकिन इसके अलावा कोई और पार्टी की सतह पर ऐसी चीज़ नहीं हो रही जिससे ये अंदाज़ा हो कि पार्टी लीडरशिप को कोई फ़िक्र भी है। इवन आपके हाथ में, आपके इख्तियार में शायद बहुत कुछ नहीं होता, लेकिन आपके इख्तियार में आवाज़ उठाना भी क्या नहीं होता? क्या ये चीज़ें आपके इख्तियार में नहीं हैं कि आप एटलीस्ट अदालतों का रुख करें? वहाँ पर इतने बड़े बड़े लॉयर्स आपकी इस पूरी मूवमेंट में शामिल हैं। अब तो आपके बहुत सारे अहदेदारान भी बार्स के मौजूद हैं। तो क्यों नहीं ये अदालतों का चलना मुश्किल कर देते कि भाई हमारे लीडर से मुलाकातें बंद हैं, उनके केसेस नहीं लग रहे, तो क्यों अदालतों की तरफ दबाव नहीं बढ़ाया जा रहा? क्यों इनके एमपीएस एमएनएस वगैरह जाके अदालतों में बैठ नहीं जाते? अगर बड़ी तादाद में 200-300 लोग आके अदालत में खड़े हों, वो इस बात के ऊपर दबाव डाल रहे हों कि जनाब क्यों नहीं आखिर केसेस फिक्स किए जा रहे, तो उसका कुछ ना कुछ असर बने, कोई खबर बने, कोई जजेस को किसी को सामना करना पड़े, कोई तारीख देनी पड़े, कोई फेस करना पड़े, तो उनको भी कुछ पता लगे कि जनाब कोई वाली वारिस हैं, यहाँ पर आके पूछते हैं। लेकिन इस महाज पर मुकम्मल खामोशी है। इसी तरह से मीडिया के महाज पर आप देखिए कि इंटरनेशनल मीडिया को इंगेज, पहले तो कुछ अलीमा खान साहिबा और उनके इमरान खान साहब के साहबजादों के इंटरव्यूज़ वगैरह हुए, लेकिन उसके बाद पार्टी की तरफ से कोई ऐसी कोशिश नज़र नहीं आ रही कि वो इंटरनेशनल मीडिया को इंगेज करें और उन्हें इस पर बताएं कि जनाब इमरान खान साहब को सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में डाला गया है। मुझे इसकी वजह एक ये भी नज़र आती है कि पार्टी ये समझती है कि जब इंटरनेशनल मीडिया को इंगेज किया जाता है तो फिर गद्दारी के लेबल लगना शुरू हो जाते हैं कि देखें जी ये पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बात कर रहे हैं, ये रियासती इदारों के ख़िलाफ़ बात कर रहे हैं, और ये बाहर के मुल्कों को मदद के लिए पुकार रहे हैं। जैसे कि नौरीन खानम साहिबा या अलीमा खान साहिबा के जो इंटरव्यूज़ थे उसको बहुत ज़्यादा मुतनाज़ बनाने की कोशिश भी की गई, हत्ता कि उनकी AI डॉक्टर्ड वीडियोज़ जो हैं वो भी जनरेट की गई, और ये तासुर देने की कोशिश की गई कि बाहर के जो जर्नलिस्ट हैं उनके साथ वो इस तरह की बातें कर रही हैं, जिससे ये तासुर मिल रहा है कि जैसे उन ममालिक को मदद के लिए पुकारा जा रहा है और पाकिस्तान और पाकिस्तानी फ़ौज के ख़िलाफ़ बातें की जा रही हैं। तो मेरा ख़्याल है कि कुछ जो पीटीआई के लोग हैं वो इसलिए भी थोड़ा रेजिस्ट करते हैं कि इंटरनेशनल मीडिया को उस तरह से इंगेज नहीं करते। लेकिन इस स्ट्रैटेजी का क्या फिर कोई फ़ायदा तो नहीं हो रहा, क्योंकि अगर आप इस पे खामोश भी होते हैं तो गद्दारी के लेबल, मुल्क दुश्मनी के लेबल तो आपको हर सूरत फिर भी सहना ही पड़ रहे हैं। एक वजह नहीं बनती तो कोई दूसरी वजह बनती है, लेकिन वो तुले हुए हैं कि जी आपको मुल्क दुश्मन जमात साबित करना है। तो आप जब डिफेंसिव होकर खेलते हैं तो फिर आपको मज़ीद वजाहतें ही देना पड़ती हैं, और जो आपके मसाइल हैं उनमें इजाफा ही होता है, कोई उसमें फ़ायदा नहीं अभी तक होता नज़र आ रहा।
इसी तरह से पार्टी सतह पर कुछ आप मीटिंग्स करते हैं तो कुछ पता चलता है कि जी पार्टी ने आज इसके ऊपर तशवीश का इजहार किया है, नहीं मुलाकात हो रही, तो अब हमने ये सोचा है कि जनाब हम फ़लाँ जगह पर असम्बली में एहतजाज कर रहे हैं, हम इस पर्टिकुलरली के मुलाकातें खोली जाएं, उसके ऊपर जाके जो है हुकूमत के साथ बात कर रहे हैं या उनसे इसके ऊपर दबाव बढ़ा रहे हैं या कोई कौमी असम्बली के सेशन का बॉयकॉट कर रहे हैं। कई तरीके होते हैं जिस पे आप ये आवाज़ उठा सकते हैं कि जनाब हम इस पे क्यों आवाज़ ना उठाएं, लेकिन पार्टी क़यादत जो है वो बिल्कुल सुन बटा सुन हुई है। इवन अब ये तमाम चीज़ें जो मैंने गिनवाई हैं वो तो दूर की बात है, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस जो एक बहुत ही आम सा और आसान सा हल होता है कि आप कम से कम प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला के उसके ऊपर स्पेसिफिकली बात कर लें, तो वो भी नहीं किया जा रहा। तो इन तमाम चीज़ों के पेश नज़र सोशल मीडिया का गुस्सा जो है वो अपनी जगह बजा नज़र आता है। और फिर सबसे बढ़कर जो गुस्सा उन्हें आता है वो इस बात पे कि चलें आप खुद कुछ नहीं कर रहे तो एटलीस्ट जो लोग कुछ कर रहे हैं आप उन्हीं को सपोर्ट कर दें। अब उनकी बहनें अगर मंगल के रोज़ बाहर बैठती हैं आके अडयाला में, तो वहीं पर सब पहुंच जाएं और वहाँ पर आके अपनी प्रेजेंस शो करें, वहाँ पर अपनी स्ट्रेंथ दिखा दें। तमाम MPAs MNAs टिकट होल्डर्स वो यहाँ पर आ जाएं, लेकिन वहाँ पे भी तादाद जो है वो पूरी नहीं होती। कुछ लोग ज़रूर आ जाते हैं, लेकिन अगर आप कहें कि वो 100% कोई हाज़िरी है तो वो इस तरह की सूरत दिखाई नहीं देती। तो इन तमाम चीज़ों के ऊपर सोशल मीडिया जो है वो अब एक दफ़ा फिर क़यादत के पीछे लठ लेकर खड़ा हो गया है और अब मेरा ख्याल है कि काफ़ी ज़्यादा आपसी जो इश्यूज़ हैं वो दोबारा आपको उभरते हुए नज़र आएंगे। जो कोई एक आप कह सकते हैं कि दो चीज़ों के ऊपर कुछ रेजिस्टेंस या दबाव बनता है तो वो सिर्फ या अलीमा खान साहिबा जब बाहर बैठती हैं या सुहेल आफरीदी साहब जब कोई मूवमेंट करते हैं, तो ये दो चीज़ें हैं जो कि कुछ आपको पार्टी में जान होने का एहसास दिलाती हैं, वरना अदरवाइज़ तो बाकी सब क़यादत तो बिल्कुल ऐसे जिसको कहते हैं बेज़रर सी क़यादत बन चुकी है। अब अगर आप एक बात से इत्तेफाक ना भी कर रहे हो, किसी पॉलिसी से आपका इत्तेफाक ना भी हो, तो आप जब एक पार्टी पॉलिसी के तहत फैसला करते हैं फिर सब उसके ऊपर खड़े हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम ये आ रहा है कि इतनी डिविजन्स होती हैं, इतने इख्तलाफात होते हैं मुख्तलिफ मामलात के ऊपर कि उसके बाद जब कोई फ़ैसला हो भी जाए तो उसके ऊपर भी सब लोग फिर यूनाइटेड नज़र नहीं आ रहे होते और इस वजह से भी फिर काफ़ी ज़्यादा मसाइल बन जाते हैं। बहरहाल सुहेल आफरीदी साहब अब चूँकि वज़ीर आला भी हैं, उनको सूबे के मामलात भी देखने हैं, क्योंकि इस पर भी फिर उन पर अलग से तनकीद शुरू हो जाती है कि जनाब सूबे के मामलात पे ध्यान नहीं है। तो वो बंदा बेचारा अब सूबे के मामलात को भी देख रहा है, साथ में एहतजाज को भी अगर उसी को लीड करना है तो फिर दोनों चीज़ों को साइमल्टेनियसली फोकस करना, इधर उधर भाग दौड़ करना हर वक्त, वो कैसे पॉसिबल हो सकता है। तो अब उनके ऊपर आ गया है काफ़ी ज़्यादा बोझ और फ़िलहाल तक तो वो बेचारे कोशिश कर रहे हैं कि दोनों किस्म की ज़िम्मेदारियों को एक साथ लेकर चलें, लेकिन अल्टीमेटली ज़ाहिर है या फिर वो यही होता है कि कभी गवर्नेंस पे ध्यान हट जाता है तो कभी एहतजाज की तरफ से ऐसा लगता है कि वो थोड़ा दूर हो गए, तो इस तरीके की मामलात पर जो है वो फिर उनके ऊपर दोनों तरफ से प्रेशर आना शुरू हो जाता है। लेकिन मेरा अंदाज़ा ये कि वो फिर भी अपनी हिम्मत से बढ़कर लगे हुए हैं कि कम से कम गवर्नेंस में भी कुछ मेजर तब्दीलियाँ दिखाई दें और फिर उसके साथ साथ इमरान खान साहब को भी मायूस ना किया जाए। तो वो दोनों महाज़ों पे डटे हुए हैं और लड़ भी रहे हैं। लेकिन अभी उनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा तनकीद का सिलसिला शुरू हुआ, जो उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया कराची में, जिसके ऊपर मैंने कुछ दिन पहले बात भी की थी। अच्छा, मेरे ख्याल से उन्हें एक मोहतात स्टेटमेंट देना चाहिए था, जबकि उन्हें पता है कि उनके ऊपर निशाने हर वक्त रेडी होते हैं कि कोई लूज़ बॉल मिले और सुहेल आफरीदी को निशाना बनाया जाए। तो बेहतर है कि मोहतात गुफ्तगू की जाए। अगरचे मैं ये समझती हूँ कि उन्होंने जिस कॉन्टेक्स्ट में बात की थी वो शायद उसको अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाए, लेकिन बहरहाल उन्होंने इसके ऊपर कोई वजाहत दी नहीं है। और उसके ऊपर जो है अब बहुत TV चैनल्स पे मुख्तलिफ एंकर्स ने मुख्तलिफ अंदाज से बात की कि ये मुल्क दुश्मनी है, कुछ तो इसको मुल्क दुश्मनी कह रहे थे, कुछ लोगों का ख्याल था कि ये एक गैर जिम्मेदाराना स्टेटमेंट है, और कुछ लोगों का ख्याल ये था कि भाई वो जहाँ पे हैं, जिन हालात से गुजर रहे हैं, वो अपने हिसाब से उस तरह उन इंफॉर्मेशंस की बुनियाद पे बात करते हैं। और स्टेटमेंट उनका यही था कि जो अफ़गानिस्तान के ऊपर इल्ज़ामात हैं कि जी वो पाकिस्तान में दहशतगर्दी के वाक़यात में मुलविस है, तो उसके सबूत फ़राहम किए जाने चाहिए। ये उनका स्टेटमेंट था जो बहुत ज़्यादा मुतनाज़िब हो रहा था और उस पर बहुत सी तनकीद भी हो रही थी। अब इसके हवाले से अंसार अब्बासी साहब ने एक स्टोरी दी है कि अली अमीन गंडापुर साहब ने इस मामले के ऊपर बयान दिया है और उनका ये कहना है कि अफ़गानिस्तान के मुलविस होने के शवाहिद मौजूद हैं और वो डॉक्यूमेंटेड शवाहिद भी हैं जो कि बिल्कुल ऑन रिकॉर्ड रियासत पाकिस्तान के पास मौजूद हैं और सूबाई हुकूमत के पास भी मौजूद हैं। तो बेसिकली उन्होंने एक तरह से तरदीद की है कि जो सुहेल आफरीदी साहब बात कर रहे थे, क्योंकि सुहेल आफरीदी साहब की गुफ्तगू से ऐसा महसूस हो रहा था कि शायद कुछ शवाहिद नहीं हैं और ये सब हवाई बातें हैं, लेकिन अली अमीन गंडापुर साहब ये कह रहे हैं
کہ इसके बाकायदा शवाहिद भी मौजूद हैं, सबूत भी मौजूद हैं और सूबाई हुकूमत भी उनसे बाखबर है। अब ये तमाम चीज़ों के बाद एक तरह से ये साबित किया गया है कि जी देखिए अली अमीन गंडापुर साहब जो हैं वो भी उनके मुखालिफ कैंप में हैं शायद, या कोई उनसे अलग मुख्तलिफ राय रखते हैं। मेरा ख्याल है ऐसा कोई अली अमीन गंडापुर साहब कैंप तो नहीं, मेरा नहीं ख्याल है कि वो कोई सुहेल आफरीदी के लिए इस किस्म की मुश्किलात पैदा कर रहे हैं कि जी इसको फेल करना है मैंने। लेकिन हाँ वो थोड़ा सा खामोश ज़रूर हो गए और थोड़ा पीछे हट गए, जो कि मेरा ख्याल है शायद मुनासिब भी है। देखिए अगर वो फिर भी एक्टिव रहते, फिर भी होता, तो फिर भी बहुत सारे लोग ये कह रहे होते कि देखिए जी ये चीफ मिनिस्टरशिप से तो हटा दी गए लेकिन ये अभी भी कोशिश कर रहे हैं, ग्रुपिंग के लिए बड़े एक्टिव हुए हैं वगैरह वगैरह। तो उन्होंने एक ज़रा थोड़ा सा फासला इख्तियार कर लिया, बहुत ज़्यादा वो हाइप में नहीं अब आते लाइमलाइट में, जो कि मेरा ख्याल है ठीक है, उनका एक सही है फ़ैसला। लेकिन अब उसके बाद यहाँ से जो मामला है ये है कि इसके ऊपर मज़ीद अब इसको भड़काने की कोशिश की जा रही है। मुझे जो एक दफ़ा इसमें जो सोशल मीडिया की हद तक पीटीआई की स्ट्रेटजी नज़र आई वो ये थी कि उन्होंने इसके ऊपर ज़्यादा बॉदर नहीं किया कि इसके ऊपर रीबटल देने के लिए बार बार उस बयान को डिस्कस किया जाता। उसकी वजह से ये हुआ कि शुरू में एक दो दिन जो तनकीद हुई उसके बाद वो तनकीद कर के खुद ही बैठ गया और आगे से इन्होंने कोई जवाब ही नहीं दिया कि जो मर्जी कहते हो तो कहते रहो। तो ये मुझे कुछ इस तरह की इनकी स्ट्रैटेजी जो थी वो नज़र आई, क्योंकि बाज़ औक़ात ये उसको जवाब देने के चक्कर में इतना ज़्यादा प्रोपेगेट करते हैं कि वो फिर ऑटोमेटिकली एक बहुत बड़ा मैटर बना देते हैं। अब ये जो मामला था इसके ऊपर मेरा ख्याल है कि सुहेल आफरीदी आने वाले दिनों में वजाहत कर देंगे, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि सुहेल आफरीदी का अगर कोई गैर जिम्मेदाराना या गैर मोहतात बयान है तो इसका मतलब है कि जी वो दहशतगर्दों के साथी हैं। अब असल जो तनकीद वाली बात है वो ये है कि अगर कोई उनका स्टेटमेंट है उनसे बिल्कुल उसके बारे में पूछा जा सकता है, या उनको अगर कोई कन्फ्यूजन है तो उनकी कन्फ्यूजन दूर की जा सकती है। लेकिन बात यह है करने की कि उसके ऊपर आप ये साबित नहीं कर सकते कि जी सुहेल आफरीदी जो है वो तो कोई दहशतगर्दों के हामी है, ना आप ये साबित कर सकते हैं कि सुहेल आफरीदी की जो वफादारी है वो जी अफ़गानिस्तान से ज़्यादा है और पाकिस्तान से कम है। तो ये लोग फिर इस हद तक चले जाते हैं क्योंकि बेसिकली ये एक पॉइंट ढूंढ रहे होते हैं कि जिससे ये साबित कर सकें कि जनाब पीटीआई जो है वो तो कोई मुल्क दुश्मन जमात है। और बहुत से लोग तो ये अब खबरें भी फैला रहे हैं कि जनाब इसी तरह की चीज़ों के ऊपर बाकायदा इनको बैन किया जाएगा या इनके ऊपर एक क्रैक डाउन कर दिया जाएगा और इनकी पार्टी को इस सिरे से ख़त्म कर दिया जाएगा कि जनाब ये तो दहशतगर्दों की हामी जमात है। इसलिए पीटीआई इस मामले के ऊपर थोड़ी ज़्यादा मोहतात भी है और वो खुल के इस पे ये कहते हैं कि वो दहशतगर्द जमात है टीटीपी, उनके खिलाफ कार्रवाई पे भी हम ये नहीं कहते कि कार्रवाई नहीं करनी, वो सिर्फ ये कहते हैं कि बड़े पैमाने पर इस तरीके से ऑपरेशन ना करें जिसमें कोलैटरल डैमेज भी हो और लोगों को भी बहुत ज़्यादा तकलीफ उठानी पड़ती है। तो ये उनका वन लाइन एजेंडा है। दूसरी बात वो ये कहते हैं कि जो भी आप स्ट्रैटेजी बनाएं उसमें हम पे भी जो है कुछ एतमाद करें और हमें भी कुछ उसमें शामिल करें डिस्कशन में। तो ये दो उनके बुनियादी पॉइंट्स हैं, लेकिन इन दो पॉइंट्स के बदले में उनके ऊपर जो है वो इल्ज़ामात बड़े गंभीर किस्म के लगा दिए जाते हैं। अच्छा जी, एक खबर और है जी आज ये कि अरशद शरीफ, अच्छा वैसे ये चूँकि ऑपरेशन की बात हो रही थी तो मैंने इसको ज़रा कंक्लूड कर लूँ। आज एक वीडियो मैंने बड़ी इंटरेस्टिंग देखी अम्मार सुलंगी नाम के अकाउंट से, जिसके बारे में लोगों का ये ख्याल है कि वो कोई बहुत फेमस फ़ौजी अफसर चलाते हैं, लेकिन बहरहाल उन्होंने ये क्लेम नहीं किया। उन्होंने अपने आप को क्लेम किया हुआ है कि वो कोई सहाफ़ी हैं। अब वो कौन से सहाफ़ी हैं, कभी ग्राउंड पे तो कभी नहीं देखा उन्हें, लेकिन कुछ दिन पहले वो अकाउंट जो है वो बंद भी हुआ, फिर दोबारा जो है वो एक्टिव भी हो गया। बहुत से दीगर सहाफ़ी उनकी ख़बरों को कोट भी करते हैं और बड़ी इंपॉर्टेंस भी देते हैं कि जनाब ये बड़ा इंपॉर्टेंट अकाउंट है जो कि बिल्कुल दुरुस्त खबरें लाता है। तो बहरहाल अम्मार सुलंगी साहब का जो अकाउंट है जी उसने एक वीडियो शेयर की है और इस वीडियो का अगर आप कंटेंट देखें तो बेसिकली ऐसा लगता है कि ये कोई सीसीटीवी फुटेज है जिसमें देखा जा सकता है कि एक कमरा है और बड़े ओल्ड स्टाइल का उसमें जो उसका लेआउट है वो बड़ा ओल्ड स्टाइल का है। पुराना सा एक टीवी है और दीवार पे शेल्फ्स हैं, उसके ऊपर मिट्टी के बर्तन पड़े हुए हैं, कोई संदूक पड़ा हुआ है और ऑल दैट। और उसके अंदर जनाब एकदम 4 लोग दाखिल होते हैं, बल्कि पहले से दाखिल हैं, और वो 4 लोग जो हैं वो सामान वहाँ से उठा के चोरी करके जैसे लेके जा रहे हों। तो अम्मार सुलंगी साहब उसके ऊपर कैप्शन यूँ देते हैं कि जनाब ये देखिए ये तीरा के एक मकान की फुटेज है जिसके अंदर आप देख सकते हैं कि अभी तो पूरी तरह नकल मकानी हुई भी नहीं, लेकिन खवारिज जो हैं वो इन लोगों का सामान लूट कर लेकर जा रहे हैं। और वो ये भी कहते हैं कि बाद में इल्ज़ाम ये लगेगा कि जी सिक्योरिटी फोर्सेस जो है वो सामान लूट कर ले गए।
تو یہ انہوں نے اس کا جو ہے وہ پورا کانٹیکس بتایا. اب اس کانٹیکس میں اوپر سے لے کے نیچے تک جو ہیں وہ کافی سوالات بھی ہیں اور کچھ تضادات بھی ہیں. پہلا سوال تو یہ کہ اب اس بات کا کیسے پتہ چلے کہ واقعی یہ کسی تیرہ کے مکان کی، دور دراز علاقے کے کسی مکان کی ایک فوٹیج ہے. اگر یہ مان بھی لیا جائے تو یہ کیسے مان لیا جائے کہ جو شخص اتنا غریب ہے کہ اس کمرے کے اندر جو ہے وہ پتہ نہیں کون سے زمانے کا ٹی وی پڑا ہے اور کون سے زمانے کے برتن پڑے ہوئے ہیں، اور وہ اتنا امیر ہے کہ اس نے بیچ میں سی سی ٹی وی کیمرہ بھی لگایا ہوا ہے، تو وہاں پر سی سی ٹی وی کیمرہ ہونا کسی گھر کے اندر، یہ اپنے آپ میں ایک بہت بڑا سوال ہے کہ وہ کس نے لگا لیا وہاں جا کے. تیسری بات یہ کہ اس فوٹیج میں دیکھا جا سکتا ہے کہ پہلے 4 لوگ تھے اور اچانک سے ایک 5واں بندہ بھی نمودار ہو جاتا ہے. وہ کہاں پہ کس وقت موجود تھا کوئی نظر نہیں آیا. چھٹا اس میں بات یہ بھی ہے کہ وہ جو کیمرے کی ریزولوشن ہے وہ بھی بڑی زبردست ہے. ویسے سی سی ٹی وی جس طرح بلر سا ہوتا ہے وہ عام طور پہ اس طرح کا نہیں ہے، بڑی اچھی اس کی کلیئرٹی کے ساتھ پکچر دکھائی دے رہی ہے. تو یہ وہ سوالات ہیں جس کے اوپر جو ہے کافی ڈسکشن بھی ہو رہی ہے کہ اگر آپ نے اس طرح سے بیانیہ بنانا ہے تو پھر اس سے بہتر ہے کہ آپ معافی مانگ لیں، کیونکہ یہ اس طرح کی چیزیں جو ہیں یہ تو اپنے آپ میں تضادات اور سوالات کا مجموعہ ہوتی ہیں. تو یہ کس طرح سے لوگوں کو آپ کنونس کر پائیں گے کہ جناب دیکھیں جو خارج ہیں وہاں پر وہ لوٹ مار کر رہے ہیں. یہ بالکل کوئی نہیں کہہ رہا کہ وہ نہیں کر رہے ہوں گے. ظاہر ہے اگر دہشت گرد وہاں موجود ہے تو وہ کوئی وہاں پر نیک کام تو نہیں کر رہے، وہ دہشت گردی کر رہے ہیں، لوٹ مار کرتے ہیں، لوگوں کو پریشان ہی کرتے ہیں. لیکن سوال یہ ہے کہ اس کے لیے آپ کو اس انداز سے چیزوں کو اگر بتانا پڑے گا تو اس سے تو پھر لوگ الٹا کنفیوز ہو جائیں گے کہ واقعی کیا یہ نیریٹو ٹھیک بھی ہے یا نہیں ہے. تو یہ ایک بہرحال ویڈیو جو تھی وہ آج اس کے اوپر کافی زیادہ لوگ ڈسکس کر رہے تھے. اچھا جی، ارشد شریف صاحب ہمارے زبردست صحافی، جو آپ کو پتہ ہے ان کے قتل کا معاملہ ابھی تک لٹکا ہوا ہے، اس کی کوئی ہیئرنگ نہیں ہو رہی تھی. بڑے عرصے کے بعد آج اس کا جو ہیئرنگ کا دن آیا تو اس دن بھی کچھ نہیں ہوا. آئینی عدالت میں یہ کیس لگا اور اٹارنی جنرل صاحب نے اور جو تفتیشی افسر تھے انہوں نے آ کے بتایا کہ تفتیش ابھی تک مکمل نہیں ہوئی. تو اب آپ اندازہ لگا لیں کہ تقریباً 4تھا سال ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ابھی تک ارشد شریف کے قاتل نہ صرف پکڑے نہیں گئے بلکہ ان کی نشاندہی تک نہیں ابھی تک صحیح سے ہو پا رہی، اور بالکل اس کیس کو صفر کے مقام پر رکھا ہوا ہے. پہلے تو مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ ویسے یہ کیس آئینی عدالت میں کیوں چل رہا ہے. اس میں آئین کی کون سی الجھن ہے جس کو سلجھانے کے لیے آئینی عدالت میں رکھا گیا ہے اس کو. یہ ایک کرمنل کیس ہے تو اس کو کرمنل کیس تو کوئی عام سپریم کورٹ میں چل رہا ہوتا یا کسی اس طرح، لیکن میرا خیال ہے چونکہ شاید اس میں جوڈیشل کمیشن کی میکنگ بھی شامل تھی، اس وجہ سے میں بھی یہ ادھر لگایا جا رہا ہے. بہرحال جو بھی ہے اس کیس کو کہیں پہ بھی موو نہیں کیا جا رہا، آگے یہ کیس نہیں بڑھ رہا، کوئی تحقیقات میں پیش رفت نہیں ہو رہی. اور ابھی تک سب سے بڑی امپورٹنٹ بات یہ کہ جو ارشد شریف کے فیملی ممبرز ہیں وہ بالکل مطمئن نہیں ہیں. جو ارشد شریف کی والدہ نے لیٹر لکھا تھا چیف جسٹس کو اس وقت کے اور ان کو کچھ نام دیے تھے، ان سے کوئی پوچھ گچھ نہیں ہوئی ہے. جو ارشد شریف کی والدہ جس انداز سے تفتیش چاہتی تھی یا اس طرح سے اس کو آگے کیس کو بڑھانا چاہتی تھی اس کے اوپر کوئی پیش رفت نہیں ہوئی. وہ بیچاری اللہ کو پیاری ہو گئی. اور اب ان کی بیوہ یہاں پر موجود ہیں جویریہ صدیق صاحبہ، جو کہ کینیا میں آلریڈی اپنا موقف جو ہے وہ ثابت کر چکی ہیں کہ یہ ایک پلانٹڈ مرڈر تھا، نہ کہ یہ کوئی غلط فہمی کا شکار ہونے والے ارشد شریف کے ساتھ کوئی حادثہ ہوا تھا. تو وہاں کینیا کی عدالت نے یہ بتایا کہ یہ مرڈر تھا اور پری پلانڈ مرڈر تھا. اب آگے وہ مرڈر کس نے کیا، کیوں کیا، کیسے کیا، اس کی انویسٹیگیشن جو ہے وہ الگ سے ہونی ہے، اور اس کے تانے بانے ظاہر ہے پاکستان سے بھی ملتے تھے. لیکن ابھی تک بھی اس کیس کو ان لائنز کے اوپر جو ہے وہ ڈسکس نہیں کیا گیا ہے. اور تفتیش کیا ہے، کیا ان کی بیوہ اس بارے میں کچھ سیٹسفائیڈ ہیں یا نہیں ہیں، اس کے اوپر ان کا یہ بتانا ہے آج جویریہ صدیق صاحبہ کا کہ 4 سال ہو چلے ہیں لیکن ابھی تک ان کے بارے میں ان سے ابھی تک اس کیس کے بارے میں کوئی ایک لفظ بھی نہیں پوچھا گیا ہے. تو اسی سے آپ اندازہ لگا لیں کہ کس طرح کی یہ تفتیش ہے کہ جس میں آپ مرڈر کا ایک انویسٹیگیشن کر رہے ہیں اور اس میں آپ جو ان کے فیملی ممبرز ہیں اگر ان سے بھی آپ جا کے نہیں کوئی رائے لے رہے، کوئی پوچھ گچھ نہیں کر رہے، کیا حالات تھے، کیوں کر وہ گئے، کس طرح سے معاملات تھے، ان کے پاس کیا شواہد ہو سکتے ہیں، تو پھر آپ کیا تفتیش کر رہے ہیں. بہرحال سب کو پتہ ہے کہ اس دور میں جہاں پہ انصاف کا قتل عام ہو رہا ہے وہاں پر ارشد شریف کو کہاں انصاف ملے گا. تو کوئی خاص ایسی امید تو نہیں ہے لوگوں کو، اور لوگ تو یہ بھی سمجھتے ہیں کہ اس کیس کو لگانے کا مقصد ہی اور مطلب بھی شاید یہی ہے کہ بس نمٹا دیا جائے اور اس کو ختم کیا جائے تاکہ یہ دوبارہ کیس کھل بھی نہ سکے. اللہ بہتر جانتا ہے. لیکن بہرحال یہاں پر آپ اپنی پسند کی عدالتوں سے جو مرضی کرواتے پھریں،
لیکن یاد رکھیے کہ پھر ایک عدالت تو اللہ کی عدالت ہے جو سب سے بڑی ہے، اور وہاں پر کوئی بال برابر بھی انصاف میں اونچ نیچ نہیں ہونی، پھر جس نے جو کیا ہے وہ وہی پائے گا۔ ملتے ہیں آپ سے اگلے ویلاگ میں، اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔